जय श्री राम। नमस्कार भाई मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है इस चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। क्लास 7 का अध्याय 8 पादप में जनन। देखिए क्लास 7 का चैप्टर 8, ठीक है, और क्लास 7 का 1 2 3 4 5 6 7 अपलोड कर दिए हैं। क्लास 6 का भी ऑल अपलोड कर दिए हैं। ये है क्लास 6 से लेकर 12 तक का सीरीज चल रहा है ये, ठीक है। चलिए क्लास 7 का चैप्टर 8 चलिए चालू नाउ। क्या अध्याय 8 का क्या है? पादप में जनन है। क्या है? पादप में जनन। पौधे के कायिक अंग हैं। पौधे के कायिक अंग हैं। इनमें से सभी हैं। इनमें से सभी हैं। इनमें से सभी हैं। इनमें से सभी हैं। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा। क्या बोला? कथन सही है। कौन कौन कथन सही है? 1 और 2 सही है। क्या है? 1 और 2। पुष्प पादप में जनन कार्य करता है, ये सही है। और किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें 2 प्रकार से होता है, और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। आइए 3 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? निम्नलिखित में से औसत्य कथन को पहचाने। औसत्य कथन को पहचाने। औसत्य है, ये औसत्य है। इनमें से कोई नहीं औसत्य, सब सत्य है। वो भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, तीनों सत्य है। ठीक है। ठीक है, हेडिंग पढ़ते हैं। क्या बोला? यह एक प्रकार का उल्लंघित जनन है। यह एक प्रकार का उल्लंघित जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। उल्लंघित जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। बोल रहा है आलू के कंद के जिन संरचनाओं को आंखें कह सकते हैं, ये क्या होती है? आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कह देते हैं, क्या होती है? कायिक कनिकाएं होती है। वो क्या होती है? कायिक कनिकाएं। कायिक कनिकाएं। देखिए आलू में जो निकला हुआ। क्या बोला? आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती है। ये कलिकाएं प्रोहरो अंकुरों के रूप में विकसित होती है और ये काय कलिकाएं कहलाती है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर परिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। क्या होती है? अध्यारोपित होती है।
किस पौधे का एक पत्ता पत्ता नम मिट्टी पर गिरता है तो प्रत्येक कली एक नए पौधे को जन्म दे सकती है? किस पौधे का एक पत्ता नम मिट्टी पर गिरता है तो प्रत्येक कली एक नए पौधे को जन्म दे सकती है? ब्रायोफाइलम, 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 ब्रायोफाइलम। ब्रायोफिल्म। पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारों के गर्त में कलिकाएं होती है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। निम्नलिखित में से क्या पौधे के कायिक प्रबंधन के बारे में सत्य है? निम्नलिखित में से क्या पौधे के कायिक प्रबंधन के बारे में सत्य है, बताइए। बी नंबर। बी नंबर सत्य है। बिन प्रजनन के अन्य विधियों की तुलना में वृद्धि धीमी रहती है। क्या वृद्धि धीमी रहती है? चलिए, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है अतः इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही हो जाते हैं। नए पादप पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। खमीर एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। क्या बोला? खमीर एक कोशिकीय जीव है। खमीर जो है एक कोशिकीय जीव, खमीर एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। वे किस जगत से संबंधित हैं? कवक। क्या है? कवक, 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 कवक। आपने पहले इष्ट के बारे में पढ़ा जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो इष्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि इस एकल कोशिका एक कोशिकीय जीव है। खमीर एक प्रकार का कवक है। आइए हम देखते हैं कि जनन कैसे करते हैं। फंजाई तंतुमयी शैवाल डैश द्वारा गुणन करते हैं। फंजाई तंतुमयी शैवाल डैश द्वारा गुणन करते हैं। अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा, अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा, अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा, अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा। अध्याय 1। डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। अध्याय 1। क्रियाकलापों शब्द है। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मित होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सूक्ष्मात्मक आवरण से ढका रहता है। आइए, मांस और फर्न जैसे पादप में जनन कैसे करते हैं? मांस और फर्न जैसे पादप में जनन कैसे करते हैं? बीजाणु निर्माण द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सूक्ष्मात्मक आवरण से ढका रहता है। इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है।
जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे कहलाते हैं द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है। आइए, पौधों का जनन। पौधों का जनन अंग डैश होता है। पौधों का जनन अंग डैश होता है, पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन होते हैं। पुष्प जो है पादप के जनन होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग है। ठीक है। चलिए 12 नंबर पे निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। ये बोल रहा पुंक ये सब दिया, बोला कथन कौन सत्य है? बोला सत्य कौन है? एक और तीन ही सत्य हैं। एक और तीन सत्य हैं। कौन कौन है? पुंकेसर नर प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है जबकि स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग करता है। ये सही है, सही है। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे के में एक लिंगी पुष्प होते हैं जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ये भी सत्य है, ये गलत है। ठीक है। चलिए पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग के स्त्री केसर मादा जनन जनन अंग हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे को एकलिंगी पुष्प होते हैं जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी पुष्प। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। परागकोश में परागकोश में क्या होता है? परागकोश में क्या होता है? परागकोश में क्या होता है? परागकण। परागकोश में क्या होता है? परागकण। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मों को बनाते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मों को बनाते हैं। नर युग्मों को बनाते हैं। आइए 14 नंबर। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष की चिपचिपी सतह है जो पराग को पंसाकर रखता है? पुष्प पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष की चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखती है? वर्तिकांग, वर्तिकार्ग। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकांग पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश जो पुष्प के वर्तिकांग पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। क्या? परागकण कहलाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य, यह और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों का युग्मन बनता है। यह गलत बात है। स्त्री केसर में वर्तिकांग, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। सही बात है। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। सही बात है। मादा युग्म अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। यह सही है। वो गलत पूछ रहा है, गलत सही भी बता दिए। ठीक। आइए, क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु की पहचान पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकांग, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्म अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्म
कौम के युग्मनज बनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन दोनों कथन सही है। सामान्यतः परागकणों में सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। परागकणों को परागकोश से पुष्प के वर्तिकांक पर हस्तांतरण परागकण कहलाता है। किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकांक पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकांक पर हस्तांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकांक पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। चलिए ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पर। सामान्यतः परागकणों में दृक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहा कर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन बोला सही है? बोला 1 और 2 सही है। क्या है? 1 और दोनों सही है। परागकण उसी पुष्प के वर्तिकांक पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांक पर गिरते हैं जो इसे पर परागण कहते हैं। चलिए, किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकांक पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकांक पर हस्तांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकांक पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांक पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। ठीक है। चलिए, नर एवं मादा युग्मक के युग्मन द्वारा बनी कोशिका डैश कहलाती है। नर और मादा युग्मक के युग्मन द्वारा बनी कोशिका डैश कहलाती है। युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। क्या आप पुंकेसर के परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। इसलिए केसर को वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजाणु होते हैं। मादा युग्मन अथवा अंड का निर्माण बीजाणु में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मनों के युग्मनज बनता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। नर और मादा के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन कहलाता है निषेचन। नर तथा मादा युग्मनों के युग्म संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मन कहलाता है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। क्या होता है? भ्रूण में विकसित होता है। आइए 20 नंबर। निम्नलिखित में से पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से क्या क्या लाभ होता है? निम्नलिखित में से पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से क्या लाभ होता है? बताइए। चलिए देखिए, बोला औसत के पहचानिए। ये होगा औसत। चौथा, प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन केवल पवन द्वारा होता है। ये गलत है। वो तीनों सही है जो ऊपर है। विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोदितों नए उगे पौधे के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर असुविधा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी
स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों का प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोदिर्दों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। चलिए ठीक है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। चलिए ठीक है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। इनमें से कोई नहीं है, वो सत्य नहीं, सब सही है। ये सब सही बोल रहा है। निषेचन से पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है, सही बात है। बीजांड से बीज विकसित होता है, सही बात है। बीज में एक भ्रूण होता है। बीज में क्या होता है? एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। सुरक्षात्मक बीजावरण से के अंदर रहता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड के बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। क्या रहता है? अंदर रहता है। नहीं, 22 नंबर। बीजों का प्रकीर्णन प्रकृति में बीजों एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। ठीक है। बोल रहा है वायु द्वारा, कुछ हल्के सब लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सही है? डी, चारों प्रयुक्त सभी है। चारों सही है। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है। ओके, चलिए आइए एनसीईआरटी पर देखिए, क्वेश्चन पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी पर। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहमत, डर्मिस और द्विफल मेपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के के बीज अथवा आँख मदार के रोम युक्त बीज के सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चल जाते। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णन होते, कुछ बीज प्रकीर्णन होते। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में पल्लवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होते हैं, विशेष रूप से कटकी कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जैसे बीज तंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं। इनके उदाहरण यूरेना एवं जेनिफियम हैं। कुछ पौधे के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिनसे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णन हो जाते हैं। बीज जनक पादप दूर दूर जाकर गिरते हैं एवं एरंड और वाल्सम पादप में ऐसा होता है। चलिए 8 लेसन खत्म। अब 9 लेसन अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट के लिए।